आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, अवध में नागरिक विद्रोह 1799। वजीर अली खान अवध का चौथा नवाब 1797 में अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुआ, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों से उसके संबंध बिगड़ गए और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर उसके चाचा सादत अली खान द्वितीय को आसीन कर दिया। अली खान को बनारस में पेंशन पर भेज दिया गया। हालांकि जनवरी 1799 में अली ने अंग्रेज रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी। उसके अंगरक्षकों ने 2 अन्य यूरोपियों को मार दिया और यहां तक कि बनारस में मजिस्ट्रेट पर हमला किया। ये पूरी घटना बनारस जनसंहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। अली कई हजार लोगों, जिन्हें जनरल एर्स्किन ने हराया, की फौज तैयार करने में कामयाब हुआ। अली ने भागकर भुटवाल में जयपुर के शासक की शरण ली। ऑर्थर बेलेजली ने जयपुर के राजा से अली के प्रत्यर्पण की प्रार्थना की। अली को इस शर्त पर प्रत्यार्पित किया गया कि उसे न तो फांसी दी जाएगी और न ही बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण के बाद उसे फोर्ट विलियम किले में बंदी बनाकर रखा गया। गंजम एवं गुमसुर में विद्रोह 1835 से 37। उत्तरी सरकार में गंजम एवं इसके आसपास के क्षेत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। गंजम जिले में गुमसुर के जमींदार श्री करभंज ने 1797 में राजस्व देने से मना कर दिया। 1800 में उसने खुलकर विद्रोह कर दिया और लोक अधिकारियों की अवज्ञा की और उन्हें चुनौती दी। 1807 से 8 में धनंजय भंज, श्रीकर भंज का पुत्र, राज्य को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। धनंजय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन उसे जून 1815 में आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया गया। श्रीकर जो गंजम में लौट आया तो सरकार के साथ समझौते पर पुनः जमींदार नियुक्त किया गया। उसने 1819-1830 तक जागीर का प्रबंधन किया, लेकिन बकाया राशि को चुकाने में असफल रहा। वह धनंजय को जमींदार बनाने के पक्ष में सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि विशाल बकाया राशि चुकाने में असमर्थ धनंजय भंज ने उस समय दूसरी बार विद्रोह कर दिया, जब अंग्रेजी फौजों ने नवंबर 1835 में गुमसुर एवं कोलेदा पर अधिकार कर लिया। विद्रोह ने सरकार की सत्ता को बेहद कमजोर किया, लेकिन धनंजय दिसंबर 1835 में मर गया और उसके अनुगामियों ने विद्रोह जारी रखा। फरवरी 1837 तक इस संघर्ष का अंत हो गया। गुमसुर की जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। पलामू में विद्रोह, चेर विद्रोह 1800 से 1802। बिहार के पलामू जिले में स्थानीय राजा एवं कंपनी के द्वारा जब जागीरदारों यानी चेरों से जमीन छीनी जाने लगी, तब वहां के जागीरदारों ने राजा एवं कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। ये विद्रोह 1800 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1802 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805। दक्षिण भारत के पोलीगर या पल्यक्करागल ने 1795 और 1805 के बीच अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। इस प्रबल विद्रोह के केंद्र थे तिन्नेवेली, जो अब तिरुनेलवेली है, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी अर्काट। समस्या 1781 में उस समय पैदा हुई जब अर्काट के नवाब ने तिन्नेवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन एवं नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रबंधन एवं व्यवस्था से पोलीगिर में रोष व्याप्त हो गया, जो अपने संबद्ध क्षेत्रों में काफी लंबे समय से एक स्वतंत्र प्रभुसत्तात्मक शक्ति के रूप में माने जाते थे। कंपनी के विरुद्ध पोलीगरों का प्रथम विद्रोह मूलतः करारोपण को लेकर था, लेकिन इसका व्यापक राजनीतिक आयाम था कि अंग्रेज इन्हें शत्रु के तौर पर देखते थे तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। कोट्टा बोमा नायक्कन, जो पंजलम कुरुचि के पोलीगर थे, ने 1795 और 1799 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया। एक विध्वंसक युद्ध के बाद, जिसमें वीर पांड्या कट्टा बोमान ने कंपनी की सेनाओं को पराजित कर दिया, कंपनी ने वीर पांड्या कट्टा बोमान को पकड़ने पर इनाम रखा। इससे पोलीगर में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। अंततः कंपनी कट्टा बोमान को पराजित करने में सफल हो गई। एक बार फिर धोखे से, इस बार यह धोखा इट्टापन पुदुकोट्टी के राजा द्वारा दिया गया, जिसने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। अंग्रेजों ने कट्टा बोमान को पकड़ लिया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसे पकड़कर एक अज्ञात स्थान पर फांसी दे दी गई। कट्टा बोमान का एक घनिष्ठ सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई को भी फांसी दे दी गई।
और एक अन्य विद्रोही सौंदर्य पांड्यन की नृशंस हत्या कर दी गई। पंजल कुरुचि के पलायम एवं 5 अन्य पोलीगर के क्षेत्र एवं संपत्ति को जब्त कर लिया गया और प्रमुख पोलीगरों को फांसी दे दी गई या जेल भेज दिया गया। पोलीगर विद्रोह का दूसरा चरण, जो प्रथम चरण से अधिक हिंसक था, फरवरी 1801 में उस समय शुरू हुआ जब पलमकोट्टा के किले में बंदी पोलीगर बच निकलने में सफल हो गए। विद्रोहियों ने कई किलों पर नियंत्रण कर लिया, यहाँ तक कि तूतीकोरिन पर भी। ब्रिटिश सेनाओं ने जल्द ही मालाबार पर पुनः अधिकार कर लिया। भगोड़े जो शिवगंगा की ओर कूच कर गए, रामनाड़ में मारुदुस विद्रोहियों में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 1801 में कुचल दिया गया। इस बीच नवाब ने विशिष्ट प्रशासन, नागरिक एवं सैन्य सरकारों के सभी क्षेत्रों को कंपनी को सौंप दिया। 1803 और 1805 के बीच उत्तरी अर्काट के पोलीगर ने विद्रोह शुरू कर दिया, जब उन्हें काबल शुल्क एकत्रित करने के उनके अधिकार से वंचित किया गया। काबल तमिलनाडु की एक प्राचीन संस्था थी। यह एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था, जिसे विशिष्ट अधिकार एवं दायित्व प्राप्त थे। पूरा क्षेत्र कानून व्यवस्था की शून्यता की स्थिति में आ गया, विशिष्ट रूप से चित्तूर एवं चंद्रगिरी। येद्रागुंटा के पोलीगर, जो विद्रोही मुखियाओं में सर्वाधिक साहसी थे, के साथ चारागुल्लू के वंचित पोलीगरों ने गठजोड़ कर लिया। फरवरी 1805 तक विद्रोहियों को कुचल दिया गया। विभिन्न मुखियाओं को मद्रास में रहने का आदेश दिया गया, जबकि अन्य को उनकी संपत्ति एस्टेट राजस्व पर 18% का भत्ता दिया गया। पोलीगर विद्रोह दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गया। विद्रोही द्वारा घोषणा संकेत करती है कि वे अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन में विश्वास करते हैं। भिवानी विद्रोह 1809। भिवानी क्षेत्र, जो सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में था, 1803 की सुरजी अर्जुन गांव की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। 1809 में रोहतक, भिवानी और हिसार के पूर्वी क्षेत्र सहित हरियाणा के मध्य क्षेत्र में जाटों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने दिल्ली के रेजिडेंट सेटन के सहायक गार्डिनर के नेतृत्व में मार्च 1810 में एक बड़ी सेना भेजी और इस विद्रोह को कुचल दिया गया। दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 1809। त्रावणकोर में वहां के दीवान वेलू थम्पी ने कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे लगभग 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा। जिसके बाद 1805 में वेलेजली के नेतृत्व में दोनों पक्ष सहायक संधि पर राजी हुए, जिस कारण क्षेत्र में गहरा असंतोष फैल गया। शासक सब्सिडी चुकाने में असमर्थ हो गया और कर्ज में डूब गया। त्रावणकोर का ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा। कंपनी के इस प्रकार के ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा। कंपनी के इस प्रकार के रवैये ने प्रधानमंत्री या दलावत वेलू थम्पी को नायर सेना की मदद से विद्रोह करने को बाध्य किया। वेलू थम्पी ने कुंडारा में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर लोगों को अंग्रेजी शासन को अपनी धरती से उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। इसे बाद में कुंडारा उद्घोषणा के नाम से जाना गया। वेलू थम्पी ने 1808 ईस्वी में फ्रांस एवं अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था। वेलू थम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया, पर किसी ने सहयोग नहीं किया। अंत में 1809 में कंपनी की सेना ने बहुत बढ़ आने पर वेलू थम्पी ने आत्महत्या कर ली, पर आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेजों को शांति बहाल करने के लिए एक व्यापक सैन्य अभियान चलाना पड़ा। बुंदेलखंड में अशांति 1808 से 12। बुंदेलखंड, जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के दौरान विजित किया, को बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया। बुंदेला सरदारों ने नई सरकार के सम्मुख तब तक प्रबल विद्रोह किया जब तक वे अपने किलों से ऐसा कर सकते थे, जो कि लगभग 150 थे। प्रथम बड़ा विद्रोह लक्ष्मण दावा अजयगढ़ किले का किलेदार ने किया। लक्ष्मण को 2 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर, जो 1808 में समाप्त हो रहा था, किले की व्यवस्था सौंपी गई, लेकिन उसने समय समाप्ति पर भी उस पर दावा नहीं छोड़ा। उसने फरवरी 1809 में समर्पण कर दिया और कलकत्ता चला गया। अगला विद्रोह कालंजर के किलेदार दरिया सिंह ने किया, जिसे जनवरी 1812 में कुचल दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर एवं प्रबल चुनौती गोपाल सिंह, प्रसिद्ध सैन्य कौशल में प्रवीण, की तरफ से खड़ी की गई, जिसका अंग्रेजों द्वारा समर्थित अपने चाचा से विवाद हो गया। 4 वर्षों के दौरान गोपाल सिंह ब्रिटिश सेना की सभी सैन्य युक्तियों एवं सतर्कता को चकमा दिया। इन विद्रोहों की श्रृंखला को खत्म करने के लिए बुंदेलखंड के
वंशानुगत मुखिया की व्यवस्था को समाप्त कर संविदात्मक दायित्व इकरारनामा को लागू किया। परल की मेडी विद्रोह 1813 से 34। परल की मेडी, जो ओडिशा के गंजाम जिले के पश्चिमी सीमा पर स्थित था, में जमींदारों और राजाओं ने विद्रोह किया। जब कंपनी ने गंजाम पर कब्जा किया, नारायण देव परल की मेडी का राजा था, जिसके विद्रोह ने अंग्रेजों को कर्नल पीच के नेतृत्व में सेना भेजने को बाध्य किया। 1768 में नारायण नारायण देव को कर्नल पीच ने परास्त किया और गजपति देव, जो कि नारायण का बेटा है, उसको नया जमींदार घोषित किया। लेकिन नारायण देव बेटे एवं भाइयों द्वारा समर्थित ने फिर से विद्रोह कर दिया। जैसा कि विद्रोह को नहीं दबाया जा सका, मद्रास सरकार ने 1832 में जॉर्ज रसेल को आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। रसेल ने विद्रोह को कुचलने की संपूर्ण शक्ति के साथ 1834 तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल की। कच्छ विद्रोह 1816 से 1832। 1816 में कच्छ के महाराजा भारमल द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शक्ति सिंहासन में निहित थी। हालांकि महाराजा एवं मुखियाओं के एक दल के बीच शक्ति संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने कच्छ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और 1819 में राजा भारमल द्वितीय ने अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ने की प्रबल इच्छा से अरब सेना खड़ी की। मुखियाओं ने उनका साथ दिया। उसके पुत्र के पक्ष में कच्छ के शासक राव भारमल को हराकर पदच्युत कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट ने रीजेंसी परिषद की मदद से क्षेत्र पर शासन किया। रीजेंसी परिषद द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचार भूमि मूल्यांकन का कारण बने, जिसके कारण गहरा रोष व्याप्त हो गया। इस बीच कुछ मुखियाओं ने विदेशी शासन के विरुद्ध अपने विद्रोह को जारी रखा। बर्मा युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की हार ने क्षेत्र के मुखियाओं के विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया और भारमल को पुनः स्थापित करने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने में व्यापक सैन्य अभियानों की असफलता ने कंपनी के प्राधिकारियों को समझौते की नीति हेतु विवश किया। बरेली में असंतोष 1816। विद्रोह का तत्कालिक कारण पुलिस कर को थोपना, जिसने नागरिकों के क्रोध को भड़का दिया। ये मामला उस समय धार्मिक बन गया जब मुफ्ती मोहम्मद एवाज, एक सम्मानित वृद्ध व्यक्ति, ने मार्च 1866 में शहर के मजिस्ट्रेट को एक याचिका प्रस्तुत की। स्थिति उस समय अधिक ज्यादा बिगड़ गई जब पुलिस ने टैक्स एकत्रित करते समय एक महिला को घायल कर दिया। इस घटना ने मुफ्ती और पुलिस के पक्षकारों को बीच खूनी संघर्ष को प्रोत्साहित किया। घटना के 2 दिनों के भीतर पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं रामपुर से विभिन्न सशस्त्र मुस्लिमों ने विश्वास एवं मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह किया। अप्रैल 1816 में उपद्रवियों ने बरेली के प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश लीसेस्टर के पुत्र की हत्या कर दी। उपद्रव को भारी सैन्य बल तैनात करके दबाया जा सका। 300 से अधिक विद्रोही मारे गए और इससे अधिक घायल हुए और जेल में डाला गया। हाथरस में विद्रोह 1817। दयाराम, जो अलीगढ़ जिले के कई गांवों का तलुकदार था, का हाथरस के किले में प्रबल आधार था। इस किले को भारत में सर्वाधिक मजबूत किला माना जाता था, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा मजबूत किला भरतपुर था। अंग्रेजों ने दयाराम के साथ हाथरस स्टेट का निपटारा एक किसान के रूप में किया, लेकिन लगातार बढ़ते ऊंचे राजस्व के कारण दयाराम बकाया राशि अदा करने में निरंतर असफल हो गया और यहां तक कि सरकार के भगोड़ों को शरण देकर अंग्रेजों की शत्रुता मोल ले ली। अतः कंपनी ने फरवरी 1817 में एक बड़ी सेना के साथ हाथरस पर हमला कर दिया। दयाराम ने 15 दिनों तक बहादुरी के साथ युद्ध किया और बच निकलने में सफल हो गया, लेकिन आखिरकार उसे आत्मसमर्पण एवं पेंशन की शर्त पर वापस आना पड़ा। अन्य महत्वपूर्ण विद्रोही भगवंत सिंह, मुसरान का राजा, ने अपने किले के बर्बाद होने के डर से सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पायकों का विद्रोह 1817। पायक ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे तथा वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में ओडिशा पर विजय प्राप्त की गई और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण पायकों के सम्मान और शक्ति में बेहद कमी आई। इसके अतिरिक्त कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीति जमींदारों एवं किसानों के बीच रोष का कारण बनी। लोक करारोपण के कारण नमक की कीमतों में वृद्धि, स्थानीय मुद्रा समाप्त करने और करों का भुगतान चांदी में करने इत्यादि जैसे अंग्रेजी शासन के शोषणकारी कदमों से बुरी तरह प्रभावित थे।
बख्शी जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा की सेना का सेनापति था। 1814 में जगबंधु के पूर्वजों के किला रोरांग की संपत्ति को कंपनी ने जबरन ले लिया। विद्रोह की चिंगारी उस समय भड़की जब मार्च 1817 में खोंड लोगों का एक समूह गुमसुर से खुर्दा क्षेत्र में आ गया। स्थानीय पायकों ने, जो कि मुगल एवं मराठों के विरुद्ध मोर्चा ले चुके थे, अंग्रेजों का प्रभावी प्रतिरोध किया और खुर्दा जैसे स्थानों पर उन्हें करारी मात दी। इन विद्रोह में पायकों का नेतृत्व जगबंधु ने किया था। ये विद्रोह 1817 ईस्वी में 17 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1818 में आकर शिथिल पड़ गया। यद्यपि जगबंधु 1821 ईस्वी तक अंग्रेजों का प्रतिकार करता रहा। 1825 में नयागढ़ के राजा ने आत्मसमर्पण के लिए जगबंधु से बातचीत की, जिसके पश्चात उसे सरकार से 150 रुपये प्रति माह की पेंशन पर कटक में रहने की अनुमति दी गई। पायक विद्रोही बकायों में बड़ी छूट, मूल्यांकन में छूट, ऋण चुकाने में अक्षम डिफॉल्टर्स लोगों की मनमाने रूप से एस्टेट की बिक्री को रद्द करने, निश्चित समय को लेकर नई व्यवस्था तथा उदार शासन के अन्य अनुबंधों को करारने में सफल हुए। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820। विदेशी शासन के प्रति द्वेष तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित बड़ौदा के गायकवाड़ का आकर्षण ने मिलकर ओखा मंडल के बघेरा सरदारों को हथियार उठाने पर विवश किया। बघेराओं ने 1818 से 19 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में घुसपैठ जारी रखी। नवंबर 1820 में एक शांति संधि पर सहमति बना दी। अहोम विद्रोह 1828। बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक गोमधर कोनवार, एक अहोम राजकुमार, तथा उनके साथियों धनजाय बोंगोहन एवं जयराम खरघरिया फूकन के नेतृत्व में असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जोरहार के पास एकत्रित होकर विद्रोहियों ने गोमधर कोनवार को औपचारिक रूप से राजा बनाया। अंततः कंपनी ने एक मैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण करने का विनिश्चय किया और ऊपरी असम क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंपा और बाकी राज्य क्षेत्र असम के राजा के अधीन बना रहा। सूरत नमक विद्रोह 1844। अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रबल भावना का विस्फोट सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये बढ़ाने के कदम के विरुद्ध यूरोपीय लोगों पर हमलों के रूप में हुई। जन विरोध को देखते हुए सरकार ने नमक पर अतिरिक्त कर को वापस ले लिया। गडकरी विद्रोह। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले इन्हें करमुक्त जमीन मिला करती थी। अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद ये बेगार तो हो ही गए थे, इनकी जमीनों पर कर भी आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। सामानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। बाबाजी अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में थे।